बेसिक्स में नेक्स्ट हम आते हैं स्किन लीजन्स पे। अब स्किन में ना कोई भी पेशेंट आएगा तो आपके पास कैसे आएगा, मोस्टली लाल दाने हो रहे हैं, इचिंग हो रही है। सो स्किन का सारा डायग्नोसिस इस चीज पे डिपेंड करता है कि वो लीजन कैसा है। ये लेक्चर इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन लीजन्स क्या होते हैं, और जो भी मैं आगे हम क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी डिस्कस करेंगे वो इसी बेसिस पे होगी कि कैसा लीजन दिख रहा है। इसीलिए डर्मेटोलॉजी बहुत क्लिनिकल है। अगर आप लीजन सही आइडेंटिफाई करते हो तो आप डायग्नोसिस पे भी आराम से पहुंच सकते हो। यू डू नॉट नीड लॉट ऑफ टेस्ट। ओके, सो जब हम स्किन लीजन्स की बात करते हैं डर्मेटोलॉजी में तो 3 मेजर लीजन्स है मेरे पास, 3 ब्रॉड कैटेगरी हैं जिसमें मैं स्किन लीजन्स को डिवाइड करती हूँ। उसमें से फर्स्ट है प्राइमरी स्किन लीजन्स, सेकेंडरी स्किन लीजन्स एंड स्पेशल स्किन लीजन्स। प्राइमरी स्किन लीजन क्या होता है? प्राइमरी स्किन लीजन इज द फर्स्ट लीजन विच विल अपीयर, द फर्स्ट लीजन विच अपीयर्स is called as primary skin lesions। यानी कोई भी अगर जब बीमारी हो रही है, जो मुझे पहला निशान दिख रहा है, जो नेव है जिसके ऊपर कोई चेंजेस नहीं हुए, दैट इज कॉल्ड माय प्राइमरी स्किन लीजन। व्हाट इज सेकेंडरी स्किन लीजन? सेकेंडरी स्किन लीजन्स आर चेंजेस which have happened over primary skin lesions। अभी आपको ये समझ आएगा जैसे जैसे हम पढ़ेंगे। सेकेंडरी मतलब किसी चीज के ऊपर हुआ है, वो पहली चीज नहीं है जो डेवलप हुई है। दीज आर चेंजेस विच हैव हैपेंड ओवर प्राइमरी स्किन लीजन्स, दीज आर माय सेकेंडरी स्किन लीजन्स। देन देयर आर सर्टेन स्पेशल लीजन्स। स्पेशल लीजन्स क्या होते हैं? जिस लीजन को हम एक स्पेसिफिक बीमारी के साथ एसोसिएट कर पाए, कि मेरे को अगर किसी को स्केबीज है और उसमें बरो दिख रहा है तो बरो इज माय स्पेशल लीजन और स्पेसिफिक लीजन फॉर दैट डिजीज। स्पेशल लीजन्स वो होते हैं विच आर स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर डिजीज, वो एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए स्पेसिफिक है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राइमरी स्किन लीजन्स के बारे में। प्राइमरी स्किन लीजन्स, सबसे पहला प्राइमरी स्किन लीजन है अ मैक्यूल। व्हाट इज अ मैक्यूल? एक मैक्यूल क्या होता है? मैक्यूल इज जस्ट चेंज इन स्किन कलर, यानी सिर्फ स्किन कलर का बदलाव है। इट इज नीदर रेज्ड नॉट डिप्रेस्ड, यानी अगर आप उसको फील करने की कोशिश करोगे तो आप फील नहीं कर पाओगे। वाई? बिकॉज ये सिर्फ एक चेंज इन स्किन कलर है। आपने फील किया, ना वो डिप्रेस्ड है ना वो रेज्ड है, तो आप बंद आंखों से उसको फील नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी फेल्ट, इट कैन ओनली बी सीन। दिस इज जस्ट a change in skin color, सिर्फ कलर चेंज हुआ है, neither raised nor depressed। Now कभी कभी हम एक और टर्म यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं पैच। मैक्यूल हम यूजुअली बोलते हैं जब कोई निशान लेस देन 0.5 सेंटीमीटर होता है, और पैच हम बोलते हैं जब कोई निशान मोर देन 0.5 सेंटीमीटर होता है। अगर आप इस इमेज को देखोगे तो सिर्फ कलर में चेंज है और कोई चेंज नहीं है। दिस इज अ मैक्यूल। लुक एट द इमेजेस हियर, आपको इससे समझ आएगा। अगर आप देखोगे तो मैक्यूल मैंने क्या बोला? चेंज इन स्किन कलर है। अब ये स्किन कलर हाइपो हो सकता है। व्हाट इज हाइपो? हाइपोपिगमेंटेड का मतलब होता है डिक्रीज्ड पिगमेंट, या फिर वो डीपिगमेंटेड हो सकता है मेरा मैक्यूल। डीपिगमेंटेड मतलब कंप्लीट लॉस ऑफ पिगमेंट, और या फिर मेरा मैक्यूल कैसा हो सकता है? हाइपर पिगमेंटेड, यानी इंक्रीज्ड पिगमेंटेशन। कलर ये हो सकते हैं, या मेरा मैक्यूल अराइदमेटस हो सकता है। अराइदमेटस मतलब रेड। ये डिफरेंट कलर्स हैं। मैक्यूल एक चेंज इन स्किन कलर है। अगर वो पिगमेंटेशन जो कलर है वो कम हो रहा है तो हाइपो। अगर कलर एब्सेंट है, वाइट है बिल्कुल निशान मेरा, तो उसको हम बोलेंगे डीपिगमेंटेड। अगर कलर ज्यादा है नॉर्मल स्किन से तो हम उसको बोलेंगे हाइपर पिगमेंटेड, और अगर वो रेड कलर का है तो हम उसको बोलेंगे अराइदमेटस मैक्यूल।
ठीक है। सो मैक्यूल चेंज इन स्किन कलर। अब आप देखो ये इमेजेस जो हैं, व्हाट इज दिस, ये क्या है, यहाँ पे कंप्लीट लॉस ऑफ पिगमेंट है ही नहीं पिगमेंट, वो इसीलिए पूरा चौकी वाइट दिख रहा है। सो इट इज माई डीपिगमेंटेड मैक्यूल। लेकिन अगर आप इसको आंख बंद करके फील करोगे कुछ नहीं फील होगा, सिर्फ कलर चेंज है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हाइपर पिगमेंटेड मैक्यूल्स हैं, ये भी मैक्यूल्स हैं पर इसमें कलर हाइपर है, नॉर्मल स्किन से बढ़ा हुआ है, तो दीज आर माई हाइपर पिगमेंटेड मैक्यूल्स। ये क्या है, ये एक बड़ा सा हाइपर पिगमेंटेड पैच हो गया, मोर देन 0.5 सेंटीमीटर है। सो ये हो गया मेरा पैच, हाइपर पिगमेंटेड पैच, ठीक है। सो मैक्यूल समझ आ गया, सिर्फ चेंज इन स्किन कलर। नेक्स्ट आते हैं हम पैप्यूल, प्लाक और नोड्यूल में। पैप्यूल क्या होता है, दिस इज अगेन, अभी हम सिर्फ प्राइमरी स्किन लीजन्स डिस्कस करें। पैप्यूल इज circumscribed solid elevated lesion। सो अब हमने पढ़ा पैच है, अब हमारे पास कुछ लीजन ऐसे होंगे जो सॉलिड होंगे, कुछ भरा हुआ नहीं है, उसमें कोई फ्लूइड नहीं है, सर्कमस्क्राइब्ड है और रेज्ड है। इसको हम फर्दर, इसको हम सिर्फ पैप्यूल नहीं वो करेंगे, इसको हम फर्दर इस टाइप के निशान को 3 में डिवाइड कर सकते हैं। अगर तो वो लेस देन 0.5 सेंटीमीटर है तो हम उसको बोल देते हैं पैप्यूल, ठीक है। अगर वो मोर देन 0.5 सेंटीमीटर है तो हम उसको बोलते हैं प्लाक। प्लाक को हम ये भी बोलते हैं कि वो है चेंज इन स्किन टेक्सचर। ये मैं भी आपको समझाती हूँ। अब कभी कभी क्या होता है, कोई एक निशान होता है जो रेज्ड होता है पर उसकी डेप्थ भी होती है ज़्यादा। सो अगर हमारे पास एक निशान है जो कि है 0.5 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा, बट इट हैज़ मोर डेप्थ दैन हाइट, तो हम उसको बोलते हैं नोड्यूल। अभी मैं आपको समझा, दिस इज बेटर फेल्ट दैन सीन। इसका क्या मतलब हुआ, अगर हमें कोई निशान है जो उठा हुआ है तो हम उसे बोलेंगे पैप्यूल। देखो ये देखो, ये है, ये एक निशान है, हिस्टोपैथोलॉजिकली देखो ये उठा हुआ है। अगर ये लेस देन 0.5 सेंटीमीटर का है और उठा हुआ है और सॉलिड है, सर्कमस्क्राइब्ड है, देन वील कॉल इट पैप्यूल। अब कभी कभी क्या होता है, हमें प्लाक होता है, यानी एक बड़ा सा निशान है, बड़ा सा निशान है जिसमें स्किन टेक्सचर चेंज्ड है। स्किन टेक्सचर चेंज होने का क्या मतलब हुआ कि अगर आप आंख बंद करके फील कर रहे हो तो आप उसको फील कर पाओगे। सो अगर मोर देन 0.5 सेंटीमीटर है और ऐसे एक्सटेंड कर रहा है, टेक्सचर चेंज है, तो हम उसको प्लाक बोलेंगे। अब मैंने यहाँ चेंज इन टेक्सचर क्यों बोला, कभी कभी कुछ प्लाक्स जरूरी नहीं है एलिवेटेड हो, कभी कभी स्किन की एट्रोफी हो जाती है और प्लाक्स डिप्रेस्ड भी हो सकते हैं। तो जब मैं फील करूंगी तो जरूरी नहीं है मुझे उठाव महसूस हो सकता है मुझे महसूस हो कि वो डिप्रेस्ड है। सो प्लाक इज ऑल्सो कॉल्ड एज चेंज इन स्किन टेक्सचर। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ये जानना जरूरी है कि प्लाक जरूरी नहीं है हमेशा एलिवेटेड हो, इट कैन बी डिप्रेस्ड ऑल्सो। सो इट इज अ चेंज इन स्किन टेक्सचर बट इट इज मोर देन 0.5 सेंटीमीटर इन साइज। अब कभी कभी क्या होता है, कोई निशान है जो मैंने फील करना शुरू किया तो मुझे लगा हाइट है पर उसका डेप्थ ज्यादा है, क्यों, क्योंकि उसमें जो होगा इन्फ्लेमेशन डीप जा रहा होगा। सो ये होता है नोड्यूल, सर्कमस्क्राइब्ड है, सॉलिड है, बट डेप्थ इज मोर देन दी हाइट। तो ऐसे निशान आप हमेशा देखोगे तो वो कम ऊपर दिखेंगे पर डीप ज्यादा होंगे। सो दैट इज अ नोड्यूल। सो ये 3 मेन इंपॉर्टेंट लीजन्स है, पैप्यूल लेस देन 0.5, प्लाक मोर देन 0.5 एंड नोड्यूल which is again a circumscribed solid lesion but it has more depth than height. क्लियर। सो ये मेरे 3 और प्राइमरी स्किन लीजन्स हो गए। अब एग्जांपल्स देखते हैं। सो सी दिस इज अ पैप्यूल, ये एक पैप्यूल है, राइदमेटस पैप्यूल, सॉलिड सर्कमस्क्राइब्ड लीजन। यहाँ पे भी देखो ये सब पैप्यूल है। ये देखिए ये है एक प्लाक, ये है एक प्लाक। सो ये उठा हुआ, बहुत ज्यादा उठा हुआ हो ऐसा जरूरी नहीं है पर इसमें टेक्सचर चेंज होगा। दिस इज अ प्लाक। सो अगेन अ सर्कमस्क्राइब्ड सॉलिड लीजन बट इट इज मोर एसोसिएटेड विद चेंज इन टेक्सचर। अब इस निशान को देखो आप, ये आपको जितना दिख रहा है ना, अगर आप इसे फील करेंगे तो ये फील करके आपको लगेगा इसके अंदर तो बहुत ज्यादा है। सो दिस इज अ नोड्यूल। सो पैप्यूल्स, प्लाक्स एंड नोड्यूल्स। सो इफ यू लुक एट दिस इमेज, इसमें हमें
ये छोटे छोटे जो हैं इनको हम बोलेंगे पैप्यूल, और ये जो बड़ा है इसको हम बोलेंगे प्लाक। सो एक ही पेशेंट में हमें हर अलग अलग तरह के भी निशान दिख सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास पैप्यूल है तो प्लाक नहीं हो सकता। सो जो हमें दिख रहा है हम उसको डिस्क्राइब करेंगे और उसी बेसिस पे हम डायग्नोसिस बनाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, जो नेक्स्ट प्राइमरी लीजन है वो होते हैं हमारे फ्लूइड फिल्ड लीजन्स। सो अगर हमारी बॉडी पे फ्लूइड फिल्ड लीजन्स हैं एंड इफ दे आर लेस देन 0.5 सेंटीमीटर या फिर दे कैन बी मोर देन 0.5 सेंटीमीटर। सो अगर वो लेस देन 0.5 सेंटीमीटर है तो हम उसे बोलते हैं वेसिकल, और अगर वो मोर देन 0.5 सेंटीमीटर है तो हम उसको बोलते हैं बुल्ला। सो ये देखिए, ये फ्लूइड फिल्ड लीजन्स हैं, इनमें फ्लूइड भरा होगा। अगर वो छोटे हैं जैसे कि हम इसमें देख पा रहे हैं तो वो है एक वेसिकल, और अगर वो मोर देन 0.5 सेंटीमीटर है जो कि ऐसा दिख रहा है तो हम उसे बोलेंगे बुल्ला। Easy, fluid field lesions less than 0.5 और more than 0.5, vesicle less than 0.5 और बुल्ला more than 0.5। अब कभी कभी क्या होता है, फ्लूइड की जगह पस भरा होता है, so they can be pus filled lesion। so pus filled lesion को हम यूजुअली बोलते हैं, तो हम बोलते हैं उसको पस्ट्यूल। पस्ट्यूल जब वो छोटा होता है, पर अगर हमारे पास लार्ज कलेक्शन ऑफ पस है तो वो बन जाता है एब्सेस। सो अ लार्ज कलेक्शन ऑफ पस इज अ एब्सेस, और स्मॉल कलेक्शन ऑफ पस और पस फिल्ड लीजन इज कॉल्ड अ पस्ट्यूल। अब इसमें देखो आप, ये देखो, ये हैं पस्ट्यूल्स जो पस फिल्ड हैं, ये भी है हमारा पस्ट्यूल। बट कभी कभी ऐसे हो जाती है कलेक्शन ऑफ पस विच इज लार्ज फॉर्मिंग अ कैविटी, इसको हम बोल देते हैं एब्सेस। लार्ज कलेक्शन ऑफ पस इज कॉल्ड एब्सेस। पस्ट्यूल के बारे में एक क्वेश्चन और पूछा गया है। पस्ट्यूल इज अ टाइप ऑफ लीजन जो कि प्राइमरी भी हो सकता है और सेकेंडरी भी हो सकता है। इसका क्या मतलब है? पस्ट्यूल बेसिकली क्या होता है? पस्ट्यूल इज कलेक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल्स। आपको पता है पस हमेशा जरूरी नहीं है इन्फेक्टिव हो। पस इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल्स इस पस्ट्यूल। अब कभी कभी क्या होता है, कोई स्किन कंडीशंस है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे जहां सिर्फ कलेक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल्स है, पस फिल्ड लीजन है, आपने उसका ग्राम्स बनाया, आपको सिर्फ वहां पे न्यूट्रोफिल्स दिख रहे हैं और वो मेरा पहला निशान है जो आया, तो दैट इज कॉल्ड अ पस्ट्यूल एंड दैट वुड बी अ प्राइमरी लीजन। बट कभी कभी क्या होता है, पेशेंट को वेसिकल्स हैं, बुल्ला है जो फ्लूइड फिल्ड लीजन है, और वो सेकेंडरीली इन्फेक्ट हो जाते हैं, वो सेकेंडरीली इन्फेक्ट हो गए, तो अब मैं अगर उसमें से ग्राम्स बनाऊंगी तो मुझे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे और वो पस वाला लीजन हो गए। सो जब मेरे वेसिकल्स और बुल्ले पे सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया और वो पस फिल्ड लीजन बन गए तो वो भी पस्ट्यूल है। पर वो कौन से टाइप ऑफ पस्ट्यूल हैं? दे आर सेकेंडरी पस्ट्यूल्स, दे आर सेकेंडरी लीजन, दे आर नॉट प्राइमरी लीजन, क्योंकि सबसे पहले पेशेंट को वेसिकल और बुल्ला हुआ है, उसमें सेकेंडरी चेंज हुआ और वो पस्ट्यूल बन गया। सो पस्ट्यूल कैन बी बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सो प्राइमरी का मतलब यही है जो पहले सबसे पहला निशान आया, सेकेंडरी है जो प्राइमरी के ऊपर सेकेंडरी चेंजेस हुए। I hope this is clear to you. This has been asked once कि which of these lesions can be both primary and secondary. So pustule is a lesion which can be both primary and secondary. ठीक है, next. अब कभी कभी क्या होता है, there is extravasation of RBCs. कोई पैथोलॉजीज ऐसी हुई जहां मेरा RBCs एक्स्ट्रा वसेट कर गया फ्रॉम द ब्लड सेल्स और स्किन में आके डिपॉजिट कर गया। तो जब एक्स्ट्रा वसेशन ऑफ RBCs हो जाता है तो हमें ऐसे निशान दिखते हैं, इनको हम बोलते हैं पेटिके, purpura or ecchymosis, and this depends on their sizes. So if it is 1 to 2 mm in size, I call them petechiae. So look at this, this is a petechiae. अगर वो more than 3 mm in size है, so then I will call it purpura. See this, this is a purpura. And then अगर वो large है, 1 to 2 centimeter है, तो मैं उसको बोल देती हूँ ecchymosis. So 3 lesions based on extravasation of RBCs, petechiae, purpura and ecchymosis. अब इसमें हम एक चीज और पढ़ लेते हैं। जो purpura होता है यूजुअली वो 2 कारणों से हो सकता है। purpura जो होता है वो 2 कारणों से हो सकता है, या तो सिंपल एक्स्ट्रावेसेशन हुई है RBCs की, या फिर वैस्कुलाइटिस हुआ है। अब क्या होगा,
जब सिर्फ आरबीसीज निकल के स्किन में डिपॉजिट हो गई हैं तो वहाँ हमें रेड रेड निशान दिखेंगे और वो पैल्पेबल नहीं होंगे, हम फील करेंगे तो वो फील नहीं होंगे। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन पैल्पेबल पर्प्यूरा, जो पर्प्यूरा जो हमें फील नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सिर्फ आरबीसीज की एक्स्ट्रावसेशन है। अब अगर वैस्कुलाइटिस है, वैस्कुलाइटिस मतलब वेसल जो है मेरी उसमें इन्फ्लेमेशन है। अगर वेसल्स में इन्फ्लेमेशन है तो मेरी वेसल वॉल्स जो होंगी उसमें इन्फ्लेमेशन होगी, तो वहाँ पे जो पर्प्यूरा होगा उसको मैं फील कर पाऊंगी क्योंकि मेरी वेसल की वॉल इन्फ्लेम्ड है, वेसल्स की वॉल में इन्फ्लेमेशन है। सो यहाँ पे जो मुझे पर्प्यूरा मिलता है उसको मैं बोलती हूँ पैल्पेबल पर्प्यूरा, जो पर्प्यूरा जो मैं फील कर पाऊँ। सो पर्प्यूरा दो टाइप का हो गया। तो कभी कभी क्वेश्चन में वो आपको देते हैं नॉन पैल्पेबल पर्प्यूरा। सो नॉन पैल्पेबल पर्प्यूरा यानी एक्स्ट्रावसेशन के कारण हो रहा है। ये यूजुअली कब होगा? जब कोई क्लॉटिंग डिसऑर्डर है या ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, ठीक है। और अगर वो आपको देते हैं स्पेसिफिकली कि पैल्पेबल पर्प्यूरा है तो वो होगा वैस्कुलाइटिस। अब मैं पर्प्यूरा या एक अराइदमेटस मैक्यूल में क्या डिफरेंस है, आप मुझसे पूछ सकते हो कि मैम ये पैप्यूल या अराइदमेटस मैक्यूल और एक पर्प्यूरा में क्या डिफरेंस है। तो पर्प्यूरा या एक्स्ट्रावसेशन ऑफ आरबीसीज की क्या खास बात है कि दिस इज नॉन ब्लांचेबल। अब इसका क्या मतलब हुआ? नॉन ब्लांचेबल मतलब अगर मैं एक ग्लास स्लाइड लेती हूँ और उस निशान को प्रेस करती हूँ तो वो उस निशान को कुछ नहीं होगा, वो ब्लांच नहीं होगा। वेराज अगर मैं एक अराइदमा की बात कर रही हूँ, रेडनेस की बात कर रही हूँ, जो कि है वेसोडाइलेटेशन के कारण, जो कि सम इन्फ्लेमेशन के कारण है, अगर मैं उस पर अपनी ग्लास स्लाइड प्रेस करती हूँ तो वो ब्लांच हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी वेसोडाइलेटेशन हुई है वो वेसल से मेरा ब्लड जो है वो पेरिफेरी में चल जाएगा और वहाँ पे ब्लांचिंग हो जाएगी। सो जो मेरा पर्प्यूरा होता है दिस इज ऑलवेज नॉन ब्लांचेबल, यानी अगर मैं एक स्लाइड रखती हूँ तो वो ब्लांच नहीं होगा। क्यों? क्योंकि या तो वहाँ आरबीसीज निकले हुए हैं, यहाँ वो वेसल की इन्फ्लेमेशन है। दोनों ही चीजें ऐसी हैं जो मेरे स्लाइड रखने से गायब नहीं होंगी, एज कंपेयर टू वेसोडाइलेटेशन जो कि अराइदमा करता है। अगर मैं अपनी ग्लास स्लाइड रखूंगी तो वेसोडाइलेटेशन जो है वो ब्लड वेसल जो है वो पेरिफेरी में ब्लड चला जाएगा और वो निशान जो है वो ब्लांच हो जाएगा। ठीक है। So extravasation of RBCs means non-blanchable, and this is how you differentiate it from any erythematous macule. Clear? Then what is this? This is a wheal. Wheal क्या होता है? Wheal होता है erythematous, edematous and evanescent lesion. अब इसका क्या मतलब हुआ? अराइदमेटस, इडीमेटस और इवानेसेंट लीजन। आपने अर्टिकेरिया के पेशेंट्स देखे होंगे। अर्टिकेरिया में पेशेंट्स को जो डेवलप होता है इसको हम बोलते हैं व्हील्स। अराइदमेटस होते हैं, अराइदमेटस मतलब दे आर रेड। क्यों होते हैं रेड? बिकॉज वेसोडाइलेटेशन हो जाती है। देन देयर इडीमेटस, इडीमेटस मीन्स स्वेलिंग। क्यों? क्योंकि फ्लूइड आ जाता है। इवानेसेंट, इवानेसेंट मतलब क्या क्या होगा कि वो गायब हो जाएंगे। दे परसिस्ट, दे इन फैक्ट डिसअपीयर इन 24 आवर्स। सो ये स्पेसिफिकली व्हील्स हैं जो डिसअपीयर हो जाएंगे। पेशेंट आएगा, आपको बताएगा मुझे कुछ रेड उठे हुए निशान हुए थे और वो डिसअपीयर हो गए। और ये जो निशान होते हैं ये यूजुअली वेरी इची भी होते हैं। So wheals are itchy, erythematous, edematous, evanescent lesions. और ये किन conditions में दिखते हैं? अर्टिकेरिया में। erythematous मतलब रेड, edematous मतलब स्वेलिंग होती है उसमें, evanescent मतलब वो डिसअपीयर हो जाते हैं in 24 hours. This we see particularly in urticaria. ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, अर्टिकेरिया के साथ हम एक और चीज पढ़ लेते हैं, जो म्यूकोजा होता है वो सोलन होता है, उसको हम बोलते हैं एंजियोइडीमा। ये सब हम पढ़ेंगे दोबारा, पर अभी मैं आपको सिर्फ स्किन लीजन्स बता रही हूँ। सो एंजियोइडीमा इज नथिंग बट स्वेलिंग ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स। सो व्हील्स और एंजियोइडीमा, ठीक है। स्वेलिंग ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स इज एंजियोइडीमा। नेक्स्ट हम आते हैं अपने एक और प्राइमरी स्किन लीजन पे जिसको हम बोलते हैं सिस्ट। सिस्ट क्या होता है? सिस्ट इज एन एनक्लोज्ड कैविटी
जिसकी एक लाइनिंग होती है, एनक्लोज्ड कैविटी जिसकी एक लाइनिंग है और वो फिल्ड है विद फ्लूइड या सेमी सॉलिड मटेरियल। सिस्ट आपने सर्जरी में भी पढ़ा होगा। सो एनक्लोज्ड कैविटी जिसकी लाइनिंग होनी चाहिए और जो कि फिल्ड होता है विद फ्लूइड और सेमी सॉलिड मटेरियल। जो एब्सेस था ना, उसकी लाइनिंग नहीं होती, वो सिर्फ कलेक्शन होता है एक पस का। सिस्ट की एक लाइनिंग होती है जो हमें इसको डिफ्रेंशिएट करने में मदद करती है। ओके, सिस्ट इज ऑल्सो अ प्राइमरी लीजन। सो स्किन में आप यूजुअली एक टाइप का सिस्ट पढ़ते हो जिसको हम बोलते हैं एपिडर्मल इंक्लूजन सिस्ट। एक सिस्ट होता है जिसके अंदर केराटिनस डेब्रीज होती हैं, जिसके अंदर केराटिनस डेब्रीज होती हैं। सिस्ट, एपिडर्मल इंक्लूजन सिस्ट। कमिंग टू सेकेंडरी स्किन लीजन्स। जो सेकेंडरी स्किन लीजन्स मैं आपको बताया था जो प्राइमरी स्किन लीजन्स के ऊपर डेवलप होते हैं, ठीक है, दे आर नॉट दी फर्स्ट लीजन। जो पहला निशान है वो नहीं दिखते, पर उनके ऊपर डेवलप होते हैं, उनको हम सेकेंडरी स्किन लीजन्स बोलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या है सेकेंडरी स्किन लीजन, उससे हमारा डायग्नोसिस बनता है। सो सबसे पहला सेकेंडरी स्किन लीजन होता है स्केल्स, जो कि डर्मेटोलॉजी में बहुत कॉमनली दिखता है। स्केल्स क्या होते हैं? स्केल्स आर विजिबल एक्सफोलिएशन ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम। इसका क्या मतलब है? मैंने आपको बताया है कि हमारी स्किन कॉन्स्टेंटली रिन्यू होती रहती है। बेसल लेयर से कॉर्नियल लेयर आती है और फिर वहां से शेड ऑफ हो जाती है, पर ये प्रोसेस इतना स्लो होता है कि हमें दिखता नहीं है। पर कभी कभी क्या होता है, ये जो केराटिनाइजेशन का प्रोसेस है ये इतना फास्ट हो जाता है कि जो स्ट्रेटम कॉर्नियम में सेल्स है वो इकट्ठे होने लगते हैं और हमें दिखने लगता है उनका विजिबल एक्सफोलिएशन। सो दिस इज कॉल्ड एज स्केल्स व्हिच आर विजिबल एक्सफोलिएशन ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्केल्स बहुत तरह के होते हैं और बहुत सारे डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जहां हमें किस तरह का स्केल दिख रहा है उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो डिजीज क्या है। देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ कॉमन डिजीजेस जिनके स्केल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आपको जो दिख रहा है वो है सिल्वरी वाइट स्केल्स। ये सिल्वरी वाइट स्केल्स हमें दिखते हैं सोरियासिस में। सोरियासिस में यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे जो स्केल्स हैं ये वाले, ये कितने ग्रीसी लग रहे हैं। सो ग्रीसी लुकिंग स्केल्स, ऐसे ग्रीसी लुकिंग स्केल्स हमें मिलते हैं सेबोरिक डर्मेटाइटिस में। सो किस तरह का स्केल है उसके बेसिस पे ही मैं डायग्नोसिस, अगर मुझे ये निशान दिया जाए जो मैंने यहाँ पे बनाया तो मैं इसके बेसिस पे कह सकती हूँ ये सोरियासिस का पेशेंट है। क्यों? क्योंकि किस तरह का स्केल है, किस तरह का प्लाक है। फिर ये देखिए, ये कैसे स्केल्स हैं, ये ऐसा लग रहा है जैसे फिश की स्किन के स्केल्स हैं। तो फिश लाइक स्केल्स, ये सब स्केल्स हैं पर वो दिखते कितने अलग अलग हैं, उसके बेसिस पे डायग्नोसिस है। फिश लाइक स्केल्स हमें दिखता है इक्थायोसिस में, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पे मेरे पास एक निशान है और उसके सिर्फ पेरिफ्री में कॉलर की तरह स्केल बना हुआ है। सो इसको मैं बोलती हूँ पेरिफेरल कॉलरेट ऑफ स्केल्स। सिर्फ पेरिफ्री में एक कॉलर है स्केल्स का। ये मुझे किस कंडीशन में दिखता है? पिट्रियासिस रोसिया। ये सब कंडीशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ आपको ये समझा रही हूँ कि स्केल्स के अकॉर्डिंग डिजीज की डायग्नोसिस इजी हो जाती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत फाइन स्केल्स हैं। फाइन जैसे ब्रान होता है ना, ब्रानी स्केल्स। सो फाइन ब्रानी स्केल्स, ये किस कंडीशन में दिखता है? पिट्रियासिस वर्सिकुलर, ठीक है। सो डिपेंडिंग ऑन स्केल्स मैं आइडेंटिफाई कर सकती हूँ कि कौन सी डिजीज क्या है। सो दिस इज स्केल्स, दीज आर सेकेंडरी लीजन जो यूजुअली एक प्राइमरी लीजन, जैसे यहाँ पे एक प्लाक है उसके ऊपर डेवलप होता है, पर वो उसके कैरेक्टरिस्टिक से भी हमें डायग्नोसिस में मदद मिलती है। द नेक्स्ट सेकेंडरी लीजन इज क्रस्ट। क्रस्ट क्या होता है? क्रस्ट इज ड्राइड अप एक्सुडेट, यानी कोई भी बॉडी से फ्लूइड निकला, वो ड्राई आउट हुआ, तो जो उसने बनाया उसको हम बोलते हैं क्रस्ट। जैसे हमें चोट लगती है, खून निकलता है तो वहां पपड़ी जम जाती है, दैट इज क्रस्ट। सो क्रस्ट इज ड्राइड अप एक्सुडेट। अब ये एक्सुडेट सीरम हो सकता है, ये ब्लड हो सकता है, या ये पस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर ये ड्राई आउट हो जाएगा, जो पपड़ी छोड़ता है उसको हम बोलते हैं क्रस्ट। अब आप देखो यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको क्रस्ट, इसको हम बोलते हैं हनी कलर्ड क्रस्ट। और ये किस कंडीशन में दिखता है? ये हमें दिखता है इम्पेटाइगो में। सो
आपको क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा बस, हनी कलर्ड क्रस्ट, और आप बता दोगे ये इम्पेटाइगो है। सो ये इम्पेटाइगो का कैरेक्टरिस्टिक है कि क्रस्ट किस तरह के, हनी कलर्ड क्रस्ट है। यहाँ पे देखो ये जो क्रस्ट है ये है हेमरेजिक क्रस्ट, पता चल रहा है कि कुछ ब्लड निकला है और उसका क्रस्ट बना है। ये जो कंडीशन मैंने दिखाई है ये है हर्पीस, ठीक है। सो डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ क्रस्ट हमने फिर बता दिया। सो क्रस्ट क्या है, ड्राइड अप एक्सुडेट है एंड दैट इज ऑल्सो एक सेकेंडरी लीजन है। नेक्स्ट आते हैं इरोजन पे। इरोजन क्या है, इरोजन ये है रॉ एरिया इन स्किन formed by discontinuity in epidermis। So erosion क्या है, erosion एक रॉ एरिया है जो कि एपिडर्मिस की डिसकंटिन्यूटी है। देखो इमेज, ये एपिडर्मिस है ब्लू वाला, इसकी डिसकंटिन्यूटी से जो रॉ एरिया बना उसको हम बोलते हैं इरोजन। इसी के साथ हम देखते हैं अल्सर क्या होता है। अल्सर जो होता है इसमें जो डिसकंटिन्यूटी होती है वो जाती है अप टू इन एपिडर्मिस, डर्मिस एंड कैन इवन गो टू सबक्यूटेनियस टिश्यू। सो अल्सर अलग है, इरोजन अलग है। अल्सर जो है वो डीप होता है, वो डर्मिस, एपिडर्मिस को तो इन्वॉल्व करता ही है, पर इट विल ऑलवेज इन्वॉल्व अ पार्ट ऑफ डर्मिस एंड कैन इवन गो अप टू सबक्यूटेनियस टिश्यू। वेयर इज इरोजन सुपरफिशियल है, वो सिर्फ एपिडर्मिस की डिसकंटिन्यूटी है। इसको एग्जाम्पल से देखेंगे। ये क्या है, दिस इज इरोजन। ये जो रॉ मॉइस्ट एरियाज आप देख रहे हो ये इरोजन है, ये सुपरफिशियल होता है। सो इरोजन सुपरफिशियल होता है तो यूजुअली वो क्या करता है, हील करता है विदाउट स्कारिंग, बहुत सुपरफिशियल है वो। ये क्या है, ये अल्सर है। एक अल्सर जो होगा उसका बेस भी होगा, एज भी होगा और वो डीप होगा। तो जब हम सर्जरी में आपने अल्सर डिफाइन किए होंगे तो आपको पता है कि आप अल्सर को हमेशा ऐसे डिफाइन करते हो, बेस कैसा है, उसमें ग्रैनुलेशन टिश्यू है कि नहीं, एज कैसे, ओवरहैंगिंग एजेस हैं, क्लियर एजेस हैं, कैसे हैं। तो अल्सर डीप होता है और यूजुअली हील करता है विद स्कारिंग, ठीक है। नाउ एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं फिशर। अब ये फिशर क्या है, फिशर होता है लीनियर क्रैक इन स्किन। ये एक लीनियर क्रैक होता है, ये देखो ये एक लीनियर क्रैक है स्किन में, जैसे कि ये देख रहे हो आप, ये सब फिशर्स हैं जो लीनियर क्रैक्स जो आपको पैरों में बहुत कॉमनली दिखता है एल्डरलीज के। सो प्लांटर फिशर्स जो होते हैं, प्लांटर फिशर्स यानी जब भी हम बहुत ड्राई स्किन हो जाती है, विंटर्स हो जाते हैं तो आपको पैरों में फिशर्स दिखते हैं। सो दीज आर लीनियर क्रैक्स इन द स्किन एंड दीज आर कॉल्ड एज fissures. So fissures, erosions and ulcers. So erosion में discontinuity is till epidermis. Ulcer will always be extending beyond epidermis. It can go up to dermis or even subcutaneous tissue. And fissure is linear crack in the skin. So ये तीन और हमारे secondary lesions हो गए. Next, this is what? This is excoriation. अब skin में आप itching करोगे, जब आप itching करोगे तो आप ये ऐसे इचिंग के लाइंस मार्क्स छोड़ देते हो, इसको बोलते हैं एक्सकोरिएशन मार्क्स। सो एक्सकोरिएशन क्या है, सरफेस एक्सकवेशंस इन स्ट्रेटम कॉर्नियम ड्यू टू इचिंग। सो जो हम स्ट्रेटम कॉर्नियम में ये सरफेस एक्सकवेशंस हो जाती हैं ड्यू टू इचिंग, इनको हम बोलते हैं एक्सकोरिएशन। सो ये भी एक सेकेंडरी लीजन है। फिर ये क्या है, दिस इज कॉल्ड एज लाइकेनिफिकेशन। इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत आते हैं। लाइकेनिफिकेशन एक फीचर होता है क्रॉनिक एक्जिमा का। जब आप बहुत इचिंग करते हो, स्किन में बहुत इचिंग करते हो तो स्किन लाइकेनिफाइड हो जाती है। लाइकेनिफिकेशन मतलब तीन चीजें हो रही हैं स्किन में। ये इमेज देखो आप, स्किन इज बिकमिंग हाइपर पिगमेंटेड, स्किन काली हो रही है। यू कैन सी इंक्रीज्ड स्किन मार्किंग्स एंड if you feel the skin has thickened, so thickening of skin. So lichenification के तीन फीचर्स होते हैं,
थिकनिंग, हाइपरपिगमेंटेशन एंड इंक्रीज स्किन मार्किंग्स। ये किस में दिखता है? ये यूजुअली हमें क्रॉनिक एक्जिमास में दिखता है। स्किन को हम बोलते हैं लाइकेनिफाइड स्किन। सी, ये सब मार्किंग्स इंक्रीज्ड है। स्किन हमारी हाइपर पिगमेंटेड है, स्किन हमारी थिकन्ड है। सो दिस इज कॉल्ड एज लाइकेनिफाइड स्किन। क्रॉनिक एक्जिमा में दिखता है। और इसमें अगर मैं हिस्टोपैथ देखूंगी तो यहाँ मुझे दिखेगा एक्टिनोसिस, जो मैंने आपको बताया था। दिस इज लाइकेनिफिकेशन, अनदर सेकेंडरी स्किन लीजन। देन साइनसेस, जिसके बारे में आपने सर्जरी में पढ़ा होगा। व्हाट आर साइनसेस? दे आर ब्लाइंड ट्रैक्स जो हमारे स्किन को एक डीपर कैविटी से कनेक्ट करते हैं। दे आर ब्लाइंड ट्रैक्स, सो डीपर कैविटी है, वहां से हमारी पस निकल सकती है, सीरम निकल सकता है। सो दिस इज साइनसेस। किस कंडीशन में हमें दिखते हैं? हिडेडिनाइटिस सपरेटिवा, ये एक स्किन कंडीशन है जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो इसमें हमें साइनसेस दिखते हैं। साइनसेस नथिंग बट ब्लाइंड ट्रैक विच आर कनेक्टिंग स्किन टू डीपर कैविटी। ये सब सेकेंडरी स्किन लीजन्स है जो हम पढ़ रहे हैं। देन स्कारिंग। स्कारिंग क्या होती है? एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू विच रिप्लेसेस नॉर्मल कोलाजन। सो स्किन के अंदर कोलाजन है, अगर वहां पे कोई चोट लगे, कोई डर्मेटोसिस हुआ है, एक्ने हुआ है, तो स्किन हील करती है। जब स्किन हील करती है, अगर वहां पे जब हीलिंग के टाइम पे एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन हो जाए फाइब्रस टिश्यू का, तो क्या बन जाता है? स्कार बन जाता है। स्कार, अब स्कार डिप्रेस्ड भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ जिसको हम बोलते हैं एट्रोफिक स्कार्स, जब वो स्कार डिप्रेस्ड होता है। और कभी कभी स्कार उठा हुआ भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ इसको हम बोलते हैं हाइपरट्रोफिक स्कार। इस लेक्चर में आपको सिर्फ यूज टू होना है डिफरेंट नेम्स जो हम यूज करेंगे। ये सब कंडीशंस हम पढ़ेंगे दोबारा, बट अभी आपको पता होना चाहिए स्कार क्या होता है, साइनस क्या होता है, मैक्यूल क्या होता है, पैप्यूल क्या होता है। यही पर्पस है इस लेक्चर का। सो स्कार एक और तरह का सेकेंडरी स्किन लीजन है। जब भी कोई डर्म पैथोलॉजी हुई, स्किन कैसे हील हुई, अगर एबनॉर्मल फाइब्रस टिश्यू बना तो वो स्कार लीव करेगा, जिसको जो कि एट्रोफिक हो सकता है और हाइपरट्रोफिक हो सकता है। देन स्किन कैन हैव एट्रोफी। स्किन की एट्रोफी हो गई। अब एट्रोफी दो तरह की हो सकती है। इट कैन बी एपिडर्मल एट्रोफी, कि मेरी एपिडर्मिस जो है एट्रोफी हो गई। एट्रोफी मतलब पतली हो गई, उसके जो सेल्स हैं उसका आर्किटेक्चर बदल गया, तो मुझे ऐसा स्किन दिखती है, रिंकल्ड स्किन। कभी कभी जो एट्रोफी होती है वो डर्मल होती है, डर्मल एट्रोफी। उसमें मेरे को अपनी ओवरलाइंग स्किन नॉर्मल दिखती है, बट वहां पे एक डिप दिखता है, क्योंकि डर्मिस जो है वहां पे वो एट्रोफी हो गई है। सो मुझे एक डिप्रेशन सा ऐसा महसूस होता है। सो दिस टेल्स मी दिस इज डर्मल एट्रोफी। सो एट्रोफी इज जो स्किन की लेयर्स हैं वो मेरी सिकुड़ गई हैं। ठीक है। So these were all secondary lesions. Then there are special lesions. Special lesions मैंने आपको क्या बताया था? जो एक पर्टिकुलर बीमारी की तरफ पॉइंट करते हैं, कि अगर हमें वो लीजन दिखा तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये इस पेशेंट को ये बीमारी है, तो ये एक पर्टिकुलर बीमारी में देखे जाते हैं। जैसे कि ये देखो, ये क्या है? ये है बरो। बरो किस बीमारी में देखा जाता है? ये देखा जाता है स्केबीज में। सो बरो क्या होता है? बरो ये ट्रैक्ट होता है। ये ट्रैक्ट जो स्केबीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, जिसको हम सार्कोप्टेस स्केबाई बोलते हैं, वो एक ट्रैक ले डाउन करता है स्किन में, और उस ट्रैक के एंड पे वो जो माइट होती है वो अपने एग्स ले करती है। तो ये जो ट्रैक्ट ले डाउन बाय द फीमेल माइट इन स्केबीज इज कॉल्ड अ बरो। और ये हमें कैसे दिखता है क्लिनिकली? ऐसे दिखता है। इट अपीयर्स एज दिस थिन वेवी लीनियर स्ट्रक्चर। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट दिस थिन वेवी लीनियर स्ट्रक्चर इन स्किन इज कॉल्ड अ बरो एंड दिस इज सीन इन स्केबीज। देन व्हाट आर दीज? दीज आर कोमिडोन्स। कोमिडोन्स क्या होते हैं? ब्लॉकेज ऑफ पाइलोसेबेशियस डक्ट। ये कौन से कंडीशन में दिखता है? एक्ने में। सो एक्ने में हमें कोमिडोन्स दिखते हैं जो कि होते हैं ब्लॉक। तो अगर मुझे कोमिडोन्स दिख रहे हैं तो मुझे पता है मैं एक्ने के साथ डील कर रही हूँ। इनको बोलते हैं क्लोज्ड कोमिडोन्स और ओपन कोमिडोन्स। सो दो तरह के कोमिडोन्स होते हैं, क्लोज्ड और ओपन। ठीक है। सो ओपन मतलब जो डक्ट है वो ओपन है ऑन द आउटसाइड सरफेस, और ये जो है ये क्लोज्ड है, तो ये वाइट दिखते हैं। और जो ओपन कोमिडोन्स हैं ये ब्लैक दिखते हैं। They are all features of acne. They are special lesions that we see in acne. We'll talk about them in more detail. Then,
टेलेंजेक्टेसियस, टेलेंजेक्टेसियस क्या होते हैं? जो ऐसे विजिबली डायलेटेड डर्मल कैपिलरीज हमें दिखते हैं, इनको हम बोलते हैं टेलेंजेक्टेसियस, विजिबल डायलेटेशन। एक टर्म होता है पोइकिलोडर्मा, पोइकिलोडर्मा इज अ ट्रायड। जब हमें टेलेंजेक्टेसियस दिखे, स्किन की एट्रोफी दिखे और स्किन की पिगमेंटेशन, ये तीनों चीजें हमें एक साथ दिखे, टेलेंजेक्टेसियस, एट्रोफी और स्किन की पिगमेंटेशन, तो हम इसको बोलते हैं पोइकिलोडर्मा, पोइकिलोडर्मा एंड टेलेंजेक्टेसियस। ठीक है, देन ये क्या है? ये है स्क्लेरोसिस। स्क्लेरोसिस मतलब मेरी स्किन बाउंड डाउन हो गई है। देख रहे हो पेशेंट ऐसे हो गया, ये बोन्स का वो नहीं है, ये स्किन है जो इतनी टाइट हो गई है कि वो बाउंड डाउन हो गई और अपने साथ साथ उसने जो बोन्स है उसको भी बाउंड डाउन कर दिया। तो दिस बाउंड डाउन स्किन इज कॉल्ड एज स्क्लेरोसिस, बाइंडिंग डाउन ऑफ स्किन। ये मुझे दिखता है सिस्टमिक स्क्लेरोसिस में, बाउंड डाउन स्किन। ये क्या है? ये है मीलिया। मीलिया, मीलिया क्या होते हैं? एक तरह के सिस्ट होते हैं जिसमें मेरा डेड केराटिन एक्यूमुलेटेड होता है। ओके, सो दीज आर केराटिनस सिस्ट, सिस्ट जिसमें केराटिनस मटेरियल इकट्ठा हो जाता है। ये वाइट वाइट दिखते हैं। अगेन हम सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे, बट दिस इज मीलिया। देन व्हाट आर दिस? दिस इज, इफ यू लुक केयरफुली, ये एक निशान है जो ऐसे दिख रहा है। एक सेंट्रल जोन है, फिर एक क्लियरिंग जोन है और एक पेरिफेरी में इरिथमा का जोन है। दिस इज कॉल्ड एज टारगेट लीजन, टारगेट लीजन। और ये हमें दिखता है इरिथमा मल्टीफॉर्मे में, टारगेट लीजन। जैसे कि आप एक टारगेट, एक डार्ट गेम खेलते हो तो टारगेट होता है ना, तो उसमें आपको ऐसे डिफरेंट जोन्स दिखते हैं, तो ऐसे हमें पेशेंट के बॉडी पे दिखते हैं। दीज आर टारगेट लीजन्स। तो यहाँ पे सेंट्रल एरिया होता है परप्यूरा का, फिर एक क्लियरिंग जोन होती है और फिर साइड में एक पेरिफेरल जोन ऑफ अराइथमा होता है। तो 3 जोन्स होते हैं पेशेंट के लीजन्स में। इन लीजन्स को हम बोलते हैं टारगेट लीजन्स और ये हमें दिखते हैं अराइथमा मल्टीफॉर्मे में। बहुत बार पूछते हैं टारगेट लीजन्स आर सीन इन। सो दिस brings me to the end of lesions. हमने कहा प्राइमरी स्किन लीजन, सेकेंडरी स्किन लीजन्स एंड देन स्पेशल स्किन लीजन्स जो हमें स्पेसिफिक कंडीशंस में दिखाई दिए। अब इस टॉपिक को वाइंड अप करने से पहले हम एक चीज़ पढ़ लेंगे। कुछ लाइंस होती हैं डर्मेटोलॉजी में जो रेलेवेंट होती हैं आपके लिए। सो 2 लाइंस है मेनली जो आपके लिए रेलेवेंट है, वो है ब्लाशकोज लाइंस और लैंगर्स लाइंस। सो ये क्या होती हैं? ब्लाशकोज लाइंस। अब क्या होता है, कुछ कुछ हमें स्किन की कंडीशंस ऐसे दिखती हैं जैसे कि ये ऐसे लगता है कोई लाइंस के थ्रू फॉलो कर रहे हैं, कोई लाइंस को फॉलो कर रही हैं वो। ये देखो, ऐसा नहीं लग रहा? कोई लाइंस को फॉलो कर रही हैं, ऐसे जा 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 रही हैं। सो ये लाइंस होते हैं जो हमारे लिए रेलेवेंट होते हैं। इनका एक जो लाइन होती है उसका नाम होता है ब्लाशकोज लाइंस। ये क्या रिप्रेजेंट करती है? ये रिप्रेजेंट करती है लाइंस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। यानी जब मेरी डेवलपमेंट हुई तो जो मेरे सेल्स माइग्रेट हुए वो एक पर्टिकुलर लाइंस में होते हैं माइग्रेट, उससे मेरी स्किन बनती। तो वो जो लाइंस में माइग्रेट करते हैं और बनाते हैं, उन लाइंस को बोलते हैं लाइंस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और उसका नाम होता है ब्लाशकोज लाइंस। ब्लाशकोज लाइंस, दीज आर लाइंस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये जो होते हैं ये कभी चेंज नहीं होते, ये कांस्टेंट होते हैं, ये कांस्टेंट होते हैं हमेशा। और ये एक स्ट्रिक्ट मिड लाइन डिमार्केशन शो करते हैं। अगर आप ये इमेज देखो, ये है मेरी ब्लाशकोज लाइंस। सो ये एक मिड लाइन डिमार्केशन शो कर रही हैं। और अगर आप डिफरेंट एरियाज ऑफ द बॉडी देखोगे तो ये हर एरिया ऑफ द बॉडी में डिफरेंट है। जैसे देखो स्कैल्प में कैसी हैं, स्पाइरल। लिम्स में कैसी हैं, लीनियर, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। बैक पे कैसे हैं, से कर्व्ड। यहाँ पे कैसे हैं, एब्डोमेन में वी शेप्ड, यहाँ पे ये रिवर्स यू शेप्ड। तो ये जो ब्लाशकोज लाइंस होती हैं ये डिफरेंट एरियाज ऑफ द बॉडी में डिफरेंट शेप्स की होती हैं। सो दे आर डिफरेंट शेप्स इन डिफरेंट एरियाज और उनका एक स्ट्रिक्ट मिडलाइन डिमार्केशन है। ये कांस्टेंट रहती है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की लाइंस चेंज नहीं हो सकती, सो दे आर ऑलवेज कांस्टेंट।
ओके, सो कहाँ देखते हैं हम इनको? जैसे आपको मैंने एक कंडीशन दिखाई, सो ये कुछ कुछ कंडीशंस हैं जहाँ हमें दिखती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल वेरुकस एपिडर्मल नीवस, ये एक नीवाय है जो ऐसे ब्लास्कोइड पैटर्न में प्रेजेंट करता है, वेरुकस एपिडर्मल नीवाय। फिर इनकॉन्टिनेंशिया पिगमेंटा, ये एक जीनोडर्मेटोसिस होता है जो कि ऐसे प्रेजेंट करता है। सो क्यों रेलेवेंट है? क्योंकि देखो, कभी ये हाइपर पिगमेंटेशन हमें बहुत चीज़ों में दिख सकती है, पर अगर एक हाइपर पिगमेंटेशन या वेरुकस लीशंस एक ब्लास्कोज लाइंस को फॉलो कर रहे हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये वेरुकस एपिडर्मल नीवाय है। अगर हाइपर पिगमेंटेशन ब्लास्कोज लाइन को फॉलो करता है तो हम समझ जाते हैं कंडीशन इनकॉन्टिनेंशिया पिगमेंटाई है। सो ब्लास्कोज लाइंस आपसे बहुत बार पूछा जाता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसके सारे रेलेवेंट पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। जो एक और लाइन होती है स्किन में उसको हम बोलते हैं लैंगर्स लाइंस, या इनको बोला जाता है RSTL और रिलैक्स्ड स्किन टेंशन लाइंस। ये क्या होते हैं? अब आप देखो, ये लाइन देखो और ये लाइन देखो, बहुत डिफरेंस है। ये ऐसे मिड लाइन डिमार्केटेड है, इसमें डिफरेंट शेप्स हैं। हाउएवर ये लाइंस जो हैं ये कोई मिड लाइन डिमार्केशन नहीं शो कर रहे। ये लाइंस क्या रिप्रेजेंट करते हैं? दीज लाइंस दे रिप्रेजेंट ओरिएंटेशन ऑफ कोलाजन फाइबर्स एंड मसल बंडल्स। ये लाइंस हमें बताते हैं कि हमारे कोलाजन फाइबर्स और मसल बंडल्स का ओरिएंटेशन क्या है स्किन में। हमें पता है हमारे बॉडी में स्किन है, सबक्यूटेनियस टिश्यू है, वहाँ कोलाजन है, वहाँ मसल बंडल्स हैं, तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं। सो लैंगर्स लाइन मुझे उसकी ओरिएंटेशन बताते हैं। ये लाइंस मिड लाइन डिमार्केशन नहीं शो करते और ये लाइंस कांस्टेंट भी नहीं होते। क्यों कांस्टेंट क्यों नहीं होते? क्योंकि कोलाजन तो डिग्रेड होएगा, नया बनेगा, मसल बंडल्स भी खराब हो सकते हैं, डिग्रेड हो सकते हैं, तो ये लाइंस कांस्टेंट नहीं रहते, ये चेंज होते रहते हैं। और ये मिड लाइन डिमार्केशन भी नहीं शो करते हैं अनलाइक ब्लास्कोज लाइंस, और ये रिप्रेजेंट करते हैं ओरिएंटेशन ऑफ कोलाजन एंड मसल बंडल्स। इनका क्या रेलेवेंस है? इन लाइंस का ये रेलेवेंस है कि ये रिलैक्स स्किन टेंशन लाइंस हैं। सो ये मुझे हेल्प करते हैं जब मुझे किसी पेशेंट की सर्जरी करनी है तो मुझे एक निक देना पड़ेगा और उसको सूचर करना पड़ेगा। सपोज मैं एक बायोप्सी कर रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, तो ये मुझे हेल्प करते हैं कि मुझे जो निक है वो किस डायरेक्शन में देना है और मुझे सूचर किस डायरेक्शन में करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक पेशेंट को यहाँ पे बायोप्सी कर रही हूँ और मैं उसको सूचर ऐसे करती हूँ तो वो हील जल्दी होगा। क्यों? क्योंकि वो ओरिएंटेशन में है कोलाजन फाइबर्स के। वही अगर मैं निक ऐसे देती हूँ और फिर मैं उसको इन द रिवर्स डायरेक्शन सूचर करने की कोशिश करूंगी तो मेरे कोलाजन और मसल फाइबर्स तो ऑपोजिट डायरेक्शन में पुल करेंगे, तो मेरा वो स्टिच खुल जाएगा। सो दिस लैंगर्स लाइन हेल्प मी टू गिव सर्जिकल इंसिजन्स एंड सूचर्स। सो जब मैं इंसिजन्स और सूचर्स देती हूँ तो मैं इन लैंगर एंड लाइंस के अलोंग देती हूँ ताकि मेरा जो हीलिंग हो अलोंग द लाइन ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ कोलाजन एंड मसल फाइबर्स हो, ताकि वो हीलिंग बेटर होगी। वही मैं उसके परपेंडिकुलर करूंगी तो वो हीलिंग कभी बेटर नहीं होगी क्योंकि फोर्स बॉडी का ऑन द ऑपोजिट डायरेक्शन जा रहा होगा। सो ये दो लाइंस के बारे में और इनके डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। So Langer's lines are relaxed skin tension lines and they represent orientation of collagen fibers and muscle bundles. Okay, so this brings me to the end of skin lesions. Okay.